हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 में हमारा 9वां गद्य है निर्भय बनो, उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जिसका जन्म सन 1921 में हुआ और उनका निधन जो है सन 1977 में हो चुका। तो हम पहले उनका परिचय जानते हैं, बाद में हमारा पाठ जो है निर्भय बनो उसकी शुरुआत करेंगे। तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिमा जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार जो अपना है उसके जिले औराही में हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। तो यह तो हुआ हमारा जो फणीश्वर नाथ रेणु हमारे लेखक है इस पाठ के, उनका परिचय हुआ। अभी उनकी रचना के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है, यानी कि उसने जो भी रचनाएं की उसके जीवन के अनुभवों में से उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो हमें मिला। उसके जीवन के अनुभवों से उन्होंने जो भी रचनाएं की वो हमें उसमें दिखने को मिलता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है, यानी कि जो भी जहाँ की लोक बोलियाँ हैं उसे वो अपने पाठ में अक्षरश लिखते थे। तो ये भी उसकी रचनाओं में ध्यान आकर्षित करता है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि इनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका निधन हो चुका, पर भारत सरकार जो है उन्हें पद्मश्री की उपाधि देकर नवाजा गया साहित्य क्षेत्र में। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को लिखने का तात्पर्य लेखक का यही है कि जो भी बच्चे हैं स्कूल के, उसमें निर्भयता, यानी कि वो किसी भी चीज़ से डरे ना, कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, उसका डटकर सामना करे और लोगों की मदद करे। ये इस पाठ का आशय रहा है। लेखक ने इस पाठ में यही बताया है कि स्कूल जीवन में पढ़ते पढ़ते भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं और उनके जीवन उपयोगी कार्यों में भी हम उसे साथ सहकार दे सकते हैं। यानी कि स्कूल जीवन के बाद भी, स्कूल में पढ़ाई करते करते भी हम हमारे अंदर मानवीय सामाजिक मूल्यों को भी हम समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। ये है इस पूरी कहानी जो है उसका तात्पर्य। तो हम शुरू करते हैं। प्रियोदान प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है।
स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। प्रियोदा यानी प्रियव्रत जो है वो मैट्रिक में पढ़ता है और स्कूल के सभी जो छात्र और मास्टर जी भी उसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? ये हम आगे जानेंगे। क्योंकि ये लोगों की मदद करता था और स्कूल के बाद भी वो मुठिया वसूलने, मुठिया यानी कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनाज जो है उसे लेने, उसके लिए भिक्षा मांगने के लिए वो जाता था। उनका दल, उनकी टोली, इसलिए उसे सभी लोग पहचानते थे और सभी मास्टर जी और उसके स्कूल के लड़के, उसके मित्र सब उसे बहुत प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। स्कूल में ही नहीं बल्कि कस्बा यानी कि छोटा, ना शहर ना गांव, उसके बीच का जो होता है ना उसे कस्बा बोलते हैं। तो उसके कस्बे में सभी उनको जानते थे क्योंकि ये प्रियोदा और उनका जो दल है वो समाज उपयोगी कार्य करते थे, इसलिए सभी लोग थे उन्हें जानते थे और प्यार भी करते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। सन्यासी आश्रम के लिए वो क्या, बगल में झोली यानी कि थैला लटका कर मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज सबके यहाँ मांगने के लिए वो जाता था। वो सेवा का कार्य करता था। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। यानी कैसा सेवाभावी था वो कि कोई भी अगर स्कूल का छात्र या कोई भी शिक्षक उनका जो भी बीमार पड़ जाए तो वो अपना दल यानी कि टोली, उसका जो सेवाभावी टोली होती है ना, उसके दल में कई लोग थे जो प्रियोदा के साथ में थे और वो भी ऐसे सेवा कार्यों में जुटे हुए थे। तो प्रियोदा जो है उसे अगर पता चलता है कि किसी छात्र जो है वो बीमार है और उसकी परिस्थिति जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी मदद के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई टीचर हो, शिक्षक हो या फिर कोई छात्र हो या ज़रूरतमंद कोई भी हो, उसके लिए उनके दल जो है उसे अगर पता चले कि ये बीमार है और निसहाय है, उसको कोई सहाय करने वाला नहीं है, तो वो और उनका दल जो है पूरी टीम वो पहुंच जाती थी। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। जब तक भला चंगा यानी ठीक, स्वस्थ, बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक प्रियोदा और उनकी टोली जो है वो उनकी सेवा में लगी रहती। उसे जो भी जरूरत हो, अस्पताल में भर्ती करवाना हो या मुठिया वसूलना हो, कुछ भिक्षा मांग कर उसे देना हो, कुछ पैसे की ज़रूरत हो, वो सभी प्रियोदा और उनकी टोली उनकी मदद के लिए जाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रोबी और कालू है वो ऐसी प्रियोदा की जो पूरा दल है कि जो स्कूल के बाद लोगों की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उनके घर जाते थे, मुठिया वसूलने जाते थे। तो उसकी दल के एक रोबी और कालू भी उसमें थे, उसके दल के हिस्से थे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, यानी मनमोहन को भी प्रियोदा के दल में शामिल करने के लिए कहा। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को परमान यानी नदी का एक नाम है कि उस पार बालूचर यानी नदी, एक रेतीला नदी का पट को बालूचर बोलते हैं। वहाँ पर प्रियोदा और उसके दल के जो साथी होते थे वो स्कूल में छुट्टी मिलने के बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते थे और किसको कहाँ मदद की ज़रूरत है, उसके लिए किसको क्या काम करना है, समाज उपयोगी, लोक उपयोगी, ये जो प्रियोदा है वो सभी को किसको दल में रखना है, क्या करना है, ये सभी लोग सारे मिलके, उनके दल के लोग सारे मिलके ये सभी डिसाइड करते थे कि उनको किसको दल में लेना है, किसको नहीं लेना है। उसके दल के नियम भी कुछ थे, वो भी नियम सबको मानने होते थे। तो छुट्टियों के बाद उसके दल के सारे सदस्य जो नदी का नाम जो परमान है वहाँ पर यानी बालूचर रेतीला पट
नदी का पट बालूचरिया ने, वहाँ पर सब लोग मिलते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे कि किसको किस चीज़ की मदद है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द जो है मदद पहुंचाई जाए। इसलिए वहाँ सब लोग मिलते थे, प्रियोदा और उनकी टोली। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। क्या तय होता है हर संडे को, क्योंकि संडे के दिन, रविवार के दिन छुट्टी होती है ना स्कूल में, तो प्रियोदा और उनके पूरे दल जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा कहाँ कहाँ मुठिया वसूलने, यानी मुट्ठी पर अनाज लेने कहाँ कहाँ जाएगा, और कौन जो है सेवा में लगेगा, बीमार की सेवा के लिए जाएगा। सबके जो काम है वो संडे के दिन जो उसके दल के सदस्य है उसमें बांट दिए जाते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना, मोना उसका जो है नाम, उसका पूरा नाम मनमोहन था, तो वो कहता है, परिचय देता है कि प्रियोदा यह मोना यानी कि मनमोहन है, खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, उनके क्लब में जुड़ना चाहता है। इसलिए कालू जो है वो प्रियोदा को बताता है कि ये मोना है और ये भी हमारे क्लब में जुड़ना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। सिर से पैर तक देखना यानी कि ऊपर से नीचे ठीक से देखना। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने मनमोहन से क्या पूछा कि भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार मानते थे। यहाँ पर वो उनका परिचय देता है ना कालू कि ये बहुत तेज है यानी कि होशियार लड़का है, इसलिए प्रियोदा उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी परीक्षा लेता है। सवाल पूछ के क्या पूछता है कि भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का आप नाम बताए कि जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो तुरंत ही प्रियोदा जो है वो क्या जवाब देता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल। दल में कोई किसी को ऐसे ही नहीं वो लोग रख लेते थे, पर वो जो भी इंसान को रखते थे वो सेवाभावी होना चाहिए, उसे दूसरों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, वो कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सेवा के दौरान, और सभी के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। ये सारे रूल्स थे उनके, जो दल था उनका सारे ये रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे। तो ये प्रियोदा जो है इसकी परीक्षा लेता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। प्रियोदा का ये दूसरा सवाल है। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील, यानी वो एडवोकेट बनना चाहता था तो बोलता है वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। अगला सवाल क्या करता है प्रियोदा कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, क्योंकि ये जो दल में शामिल होता था कोई भी इंसान तो उनका मुख्य जो है वो काम यही रहता था कि लोगों की सेवा करना, चाहे जो भी हो, कोई बीमार का इलाज करना, उसकी मदद करना, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसको पैसे देना, पैसे की ज़रूरत पूरी करना, खाना यानी मुठिया वसूलने जाना, उनके लिए अनाज लाना, सब कुछ यही कार्य रहता था। तो प्रियोदा गंभीर रहकर बोला, प्रियोदा यानी ये जो दल है उसका लीडर ही वो था। तो वो पूछता है कि तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। सीख लेंगे, ये जवाब उन्हें मिलता है कि सीख लूँगा मैं। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। अब क्या कहता है यहाँ पर, कैसा भी बीमार इंसान हो, उसे चाहे जो भी रोग हो तो उनकी मदद के लिए इनकी टोली जो है वो हाजिर रहती थी। इसलिए प्रियोदा पूछता है कि यदि किसी रोगी को हैजा यानी कि उसमें बहुत सारी उल्टियाँ और ये सभी होता है, तो ये जो दल के लोग हैं उन्हें ये सभी
सफाई भी करनी होती है। और किसी भी काम से वो जी नहीं चुरा सकते, वो उसका मुंह नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उल्टियाँ साफ करना ये वो किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये पूछता है प्रियोदा कि अगर कोई जो बीमार इंसान है उसे हैजा से पीड़ित हो तो ये पूछता है। इसलिए मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता है। मनमोहन છે એ ચૂપ રહે છે, શું કામ? કેમ કે એને હેજાના નામથી જ બીક લાગે છે। गाना जानते हो? प्रियोदा पूछता है। क्या पूछता है? गाना जानते हो? जी जवाब मिलता है जी। तैरना, अगला सवाल पूछता है तैरना या तुम तैर सकते हो? तैरना भी आना आवश्यक है, क्योंकि कोई अगर डूब रहा है नदी में या किसी को ऐसी कुछ मदद की ज़रूरत है और तैरना आता है किसी इंसान को तो वो तुरंत ही बचा सकता है। इसलिए ये भी पूछता है कि तैरना आता है? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तो क्या जवाब मिलता है? सूर्यनारायण क्या कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंकूंगा, खुद तैरने लगेगा। क्या कहता है सूर्यनारायण के एक दिन उठाकर पानी में उसे फेंक दूंगा तो अपने आप वो बचने के लिए फिर तैरने लगेगा और ऐसे ही सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। जो सूर्यनारायण है वो पढ़ने में तो थोड़ा कमजोर है पर शरीर से वो सशक्त और मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक लगाता है। कितने? 100 दंड बैठक लगाता है। 100 दंड बैठक लगाना जो कि अपने आप में ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जो इंसान शरीर से सशक्त और मजबूत होता है वो ये कर सकता है और लगातार रोज इसका अभ्यास किया जाए तभी ये हो सकता है। हर कोई इंसान से ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि सूर्यनारायण जो है वो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन शरीर से सशक्त और मजबूत था। यहाँ पर ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि हर इंसान में भगवान ने सारे गुण नहीं दिए हैं। कोई पढ़ाई में होशियार है तो कोई जो है खेल कूद में ज़्यादा होशियार है। इसलिए हर इंसान में भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया है, कुछ ना कुछ अलग दिया है। सभी इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया है। इसलिए कहते हैं कि सूर्यनारायण जो है पढ़ने में तो कमजोर था लेकिन शरीर से वो मजबूत था। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं इसको। सारे उसके दल के जो साथी हैं वो क्या कहते हैं? उसे सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। प्रियोदा से मनमोहन से सारे सवाल क्यों पूछता है? तुम्हें गाना आता है, तैरना आता है, ये आता है, वो आता है, क्यों पूछता है? क्योंकि जिसे जो काम आता है उसे दल में वो काम दिया जाता है। जो जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं ना उसे उसी काम में ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सूर्यनारायण है तो वो शरीर से मजबूत था, इसलिए तैरना सब कुछ जो है ये ऐसे काम शरीर से जुड़े हुए जो भी काम है वो दंड बैठक लगवाता था पूरे दल को। ये सारे काम जो है ये सूर्यनारायण करता था क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट था। इसलिए दल के सदस्यों को तैरना सिखाना भी उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया। लजाना यानी कि शर्माना। लजाना यानी शर्माना। उस दिन सारे सदस्य जो है उनके नए मेंबर मोना मनमोहन को कहते हैं कि भाई तुम गाना गाओ। सभी ने गाना सुनने की इच्छा प्रकट की मनमोहन के पास। मनमोहन पहले लजाया यानी कि मनमोहन जो है वो पहले तो शर्मा सा गया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। खखार कर यानी कि गाने से पहले जो गले को ठीक करते हैं ना उसी तरह से वो खखारता है। पहले गला साफ करता है बाद में वो गीत गाना शुरू करता है। कौन गीत गाए? वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा गाना जो है वो उसने शुरू किया कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस पंक्ति में क्या है कि राम और रहीम जो है वो एक है, इसे जुदा
बना कर और अपने दिल को जो है वो सच्चा रखो कि ईश्वर अल्लाह जो है वो एक ही है, अलग नहीं है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। देखा प्रियोदा जो लीडर है इस दल का, उसने क्या कहा कि इसका गला जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसे कौन सा काम सौंपा गया कि प्रभात फेरी के लिए ये इन लोगों का ग्रुप जो पूरा निकलता है उनका दल, तो उसमें गाना कौन गाएगा, तो क्या अब से मोना गाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गला जो है वो बहुत ही सुरीला है, इसलिए वो कहता है कि कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत जो है वो प्रियोदा मोना को सिखा देना, ऐसा आदेश देता है कौन? प्रियोदा। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाया। सूरज जो है वो पश्चिम की ओर डूब गया और शाम का जो है धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा और लाली बालूचर पर लाली उतर गई, यानी कि हल्की जो हल्का हल्का प्रकाश होता है ना वो उतर आया। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, जैसे दूर से नदी के छोरे से हमें नहीं दिखता सूरज डूबता हुआ, उसी तरह से दिखने लगा। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पक्षी, पक्षी की बात है, दल बांधकर यानी कि पूरा झुंड बांधकर। पक्षी जो है वो पूरा झुंड में निकलते हैं ना, बहुत हम आकाश में देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि पक्षी जो है वो अपने पूरे दल के साथ जो है अपने घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि शाम ढलने को होती है, इसलिए अपना जो घोंसला है उस पर वो जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम ढलने लगी। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। प्रियोदा के सारे दल के सदस्य जो है वो पंक्ति बांधकर, पंक्ति यानी कतार में बांधकर लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीब का दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन। ये जो गाना है ये बिहारी भाषा का एक गीत है, बिहारी भाषा का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो ये जो है गाड़ीवान ये उसकी लैंग्वेज में ये गीत गाता है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया विवेक काल लोटा ले लपछिन। कृत्यानंद जाने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी टटठाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालूचर मैंने आपको बताया कि रेतीला जो पट है उसे बालूचर कहते हैं। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया यानी गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। किसी ने फायर किया ना, तो एक पखेरु यानी पक्षी जो है उसका किसी ने शिकार कर दिया और वो है उसे गोली लगी तो छटपटाकर वो पक्षी जो है वो नीचे गिर गया। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। पक्षियों का जोड़ा है उसमें से एक जो है पक्षी वो मर गया, उसे गोली लगी ना तो ऊपर से बिल्कुल नीचे गिरा और जो दूसरा जो है उसका जोड़ा वो रोने लगा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी अंधकार में एक आदमी जो है वो दौड़ता हुआ आता है और चिड़िया के डैने यानी कि पंख को पकड़कर कहता है कि मिल गया हुजूर। यानी कि जिसने शिकार किया ना उसका नौकर दौड़ता हुआ है और कहा कि ये यहाँ पर पड़ा है, देखे मिल गया। उसका पंख पकड़कर उसने कहा। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। क्या बोलता है इब्राहिम कि सब डिप्टी साहब का अर्दली यानी कि नौकर, डिप्टी साहब का नौकर है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा है यानी कि मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने शिकार किया इस पक्षी का और वो जो है उसे गोली लगी और वो जख्मी होकर जमीन पर गिरा, इसलिए उसका नौकर है वो दौड़ता हुआ
लेने के लिए आता है और क्या कहता है, मिल गया साहब। इसलिए इब्राहिम बोलता है कि ये डिप्टी साहब का अब्दली यानी कि नौकर है, सारा भारी खचड़ा है यानी कि मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ड। होल्ड यानी रुक जाओ। प्रियोदा बोलता है होल्ड। क्यों बोलता है प्रियोदा ऐसा? क्योंकि उसके दल के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, उसे सभी को मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर इब्राहिम जो है वो ये बोलता है ना कि उसके मुंह से निकल जाता है कि भारी खचड़ा है यानी मूर्ख है, यानी कि उसने अपशब्द का उपयोग किया। इसलिए प्रियोदा उसे रोक लेता है कि होल्ड। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला, इब्राहिम ने अपने बोलते बोलते ही वो बोल गया कि भारी खचड़ा है यानी कि मूर्ख है, ये तो बोल गया शब्द। फिर जब प्रियोदा उसे रोकता है ना तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ गलती कर दी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास होना यानी कि अपनी गलती का भान होना। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। यह उसके प्रियोदा की जो पूरा दल है उसका यह नियम है, उसकी टोली का यह नियम है कि किसी को भी अपशब्द जो है वो नहीं बोलना है, कभी भी किसी भी हाल में नहीं बोलना है। लेकिन इब्राहिम के मुंह से निकल जाता है, इसलिए प्रियोदा उसे रोक लेता है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर वो रुक जाता है। इब्राहिम जो है वो बोलने में थोड़ा उतावला है, इसलिए उसे अपशब्द उसके मुंह से निकल तो गया। उसने इसे पक्षी का शिकार हुआ, इसलिए छटपटा कर पक्षी जो है वो नीचे गिर गया। ये जो डिप्टी साहब का नौकर उसे लेने आया तो ये सभी उसे देखकर उसे मुंह से यूं ही निकल गया, पर उसे तुरंत ही याद आ जाता है कि मुझे ऐसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारे दल का नियम है। फिर बाद में वो प्रियोदा और अपने दल के सारे सदस्यों की माफ़ी मांग लेता है। फिर वो बोलता है कि बात यह है कि साले ने इतना बोल के फिर रुक जाता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। देखो कितना उतावला है कि वो बार बार ही ऐसा कुछ बोल देता है, अपशब्द बोल देता है, यानी कि वो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं संभाल पाता और जो भी मुंह में आता है वो बोल देता है। इसलिए उसे प्रियोदा जो है वो उसकी गलती बता कर कहता है कि ये तुमने 8वीं बार ऐसा अपशब्द निकाला है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो कितने स्ट्रिक्ट रूल है उसके कि अगर जो 10 गलती हो गई तुम्हारी तो हम तुम्हें इस दल से निकाल देंगे। यह बताता है, कौन बताता है? प्रियोदा, इस दल का जो मुख्य नायक है ना वो, कि अगर 10 गलती कर दोगे तो हम फिर बाद में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? क्या कहता है इब्राहिम कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी कि नुकसान। सरकारी अफसरों को हम गाली दे सकते हैं, ऐसा इब्राहिम मानता है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इब्राहिम क्या कहता है कि तुम्हारा जो है वो मुंह खराब, प्रियोदा क्या कहता है कि तुम्हारा जो है वो मुंह खराब होगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं यानी कि सरकारी अफसर जो हमें गाली देते हैं उसका क्या है? इब्राहिम कहता है वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। फिर उसके दल के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वे ही नहीं, कई लोग गालियाँ देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है। और प्रियोदा की टोली के अन्य सदस्य क्या बोलते हैं कि प्रियोदा आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वो महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात देरी से बुझता है। बुझना यानी कि समझना, वो महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात जो है वो बड़ी देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ, देखो इब्राहिम। फिर उसके दल के अन्य सदस्य जो है, अन्य मेंबर, वो उसे समझाता है यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। यह मैंने पहले आपको सभी रूल्स बताए ना कि हर हाल में किसी की मदद करना, मुठिया वसूलने जाना और गाली गलौज नहीं करना, कुछ शब्द नहीं बोलना, ये सारे उनके दल के रूल्स है।
तो इब्राहिम को बताते हैं कि अगर तुम अगली बार ऐसी गलती करोगे, 8 बार तो तुमने कर दी, अगर 10 बार तुम्हारी गलती हो जाएगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि दल से निकाल देंगे। यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स मानना ही होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। क्या कहता है प्रियोदा कि हमारा नियम ही है कि आपस में बात करते समय भी किसी को भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना है। जानते हो ना तुम तो, इब्राहिम को बताता है। कौन बताता है? प्रियोदा। बस अब बात खत्म, अब बात पूरी, अब आगे कोई बात नहीं। सहू आई धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। सब लोग धर्मशाला के पास आके रुकते हैं और फिर सब एक दूसरे से मिल गए, फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो कालू क्या कहता है कि मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, ऐसा कालू कहता है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? प्रियोदा को क्या होता है? आश्चर्य होता है कि मोना डरता है। मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा क्या कहता है? वो नायक है ना इस पूरे दल का, तो वो खुद जिम्मेदारी लेता है कि कालू तू घर जा, मैं मोना को पहुंचा दूंगा उसके घर। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। क्या कहता है प्रियोदा? एक सुनसान जगह पर से वो दोनों निकलते हैं ना, तो दोनों सड़क के आसपास पीपल के पेड़ होते हैं और एक मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा क्या कहता है कि तुम जानते हो एक समय यहाँ पर मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी, यानी कि पोस्टमार्टम हाउस था, ऐसा बताता है प्रियोदा। किसे बताता है? मोना को बताता है। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। क्या कहता है प्रियोदा मोना को कि लोगों को ये डर लगता है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस था, तो यहाँ पर भूत पिशाच जो है वो पेड़ों पर किलकिल करते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अब प्रियोदा कहता है कि क्या तुम डरने लगे मोना? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। क्या जवाब देता है मोना कि नहीं, मैं अकेले नहीं आ सकता। प्रियोदा उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले आ सकते हो? तो कहता है नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। प्रियोदा उसे क्या समझाता है? उसे ना डरने की सलाह देता है कि जो अच्छे काम करता है ना, जो एक साथ 10 काम करता है, उसे कभी भूत पिशाच जो है वो भूत प्रेत उसे परेशान नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरा करता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? फिर कैसी बात करता है प्रियोदा कि जो एक साथ 10 काम कर सकता है वो तो खुद ही भूत होता है, तो भूत जो भूत प्रेत है वो उसे कैसे परेशान कर सकते हैं? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। अब प्रियोदा क्या कहता है कि तुम गाना शुरू करो ताकि तुम्हें डर ना लगे, यानी मोना को वो गाने के लिए कहता है। मनमोहन गाने लगा। मोना का नाम पूरा नाम मनमोहन है ना, तो मनमोहन जो है वो गाने लगता है, यानी कि मोना गाने लगता है। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी कि वो गाते गाते प्रियोदा और मोना की घर की ओर निकलते हैं और प्रियोदा उसे सीख भी देता है कि डरना नहीं चाहिए, किसी भी मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए। भूत प्रेत पिशाच जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, उसे कभी भी परेशान नहीं करते। यानी कि
यहाँ पर ये पाठ जो है वो खत्म होता है। और यहाँ पर इस पाठ से हमें सीख दी गई है, लेखक ने कौन सी सीख दी है कि अभ्यास के उपरांत भी, स्कूल की छुट्टी के बाद भी ये पूरी टोली जो है प्रियोदा और उसके दल के लोगों की मदद के लिए समाज उपयोगी कार्य भी करते थे। ऐसे ही विद्यार्थी जीवन में हमें भी इस तरह समाज उपयोगी, लोक उपयोगी कार्य करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो भी ऐसा अच्छे काम करते हैं ना, वो उसे ईश्वर का भी हमेशा साथ मिलता है। उसे उसका भूत पिशाच या कोई भूत प्रेत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सीख हमें मिलती है। और यहाँ पर ये जो पाठ है ये पूरा होता है। और शब्दार्थ और टिप्पणी थोड़ा समानार्थी शब्द हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये शायद आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ऐसे ही लिए हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो हमारा पहला है सुबह, तो प्रभात, दल तो झुंड, टोली, टोली पे हम कह सकते हैं मकान यानी घर, और तन्मय यानी तल्लीन, हर्ष यानी नुकसान। कहता है ना कि गाली देने में कोई हर्ष नहीं है, सरकारी अफसर को गाली देने में कोई हर्ष नहीं है, ऐसा आता है ना आपके पाठ में, तो हर्ष तो नुकसान। पखेरु यानी पक्षी, ये भी मैंने आपको बताया था। बूझना यानी कि समझना। महिम बात जो है इब्राहिम देरी से बुझता है, यानी कि देरी से समझता है, ये यानी बुझना माने समझना। विरोधार्थक शब्द देख लीजिए जरा। उजड़ा यानी हरा भरा। यहाँ पर हमने जो हार्ड है विरोधार्थक शब्द वही लिए हुए हैं। बीमार तो स्वस्थ, इच्छा तो अनिच्छा, आग्रह तो निराग्रह, और यहाँ पर प्यार तो नफरत, प्यार तो नफरत, गरीब तो अमीर। शब्द समूह के लिए एक शब्द देख लीजिए। पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, जिसे हम खंडहर बोलते हैं ना, खंडहर, पूरा खंडहर हो गया है, यानी कि बंद मकान जो होता है ना उसे हम खंडहर कहते हैं। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि पुराना टूटा हुआ मकान, तो उसे क्या कहेंगे? खंडहर। रेतीला नदी पट, रेतीला नदी पट यानी बालूचर, हमने पाठ में पढ़ा ना, रेतीला नदी पट को बोलते हैं बालूचर। खराब या असभ्य शब्द यानी अपशब्द, गंदे शब्द बोलना। दूसरों के लिए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। यहाँ पर दोनों मिक्स ना हो जाए, ये जरूर आप देख लीजिएगा। दूसरों के लिए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, और दूसरों के लिए उपकार को न मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। देखिए इन दोनों में फर्क है, तो ये ज़रूर इसमें गलती ना हो, ये आप देख लीजिएगा। मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, मुर्दों के चीर फाड़ने की जगह को बोलते हैं पोस्टमार्टम हाउस। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ है ये पूरा होता है, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आपको इस पाठ का जो पूरा स्वाध्याय है, क्वेश्चन आंसर, वो हम मुझे लिखकर सेंड करने हैं। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।